क्लास 11th वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनल ट्रेड लास्ट सेकंड चैप्टर ऑफ योर बुक एंड हम लोग कर चुके थे होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड का मीनिंग और उसके बाद फीचर्स भी। तो अगर आप दोबारा जानना चाहते हैं होलसेल ट्रेड और फिर रिटेल ट्रेड के बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और वापसी वहाँ पर सीख के आइए कि होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड क्या था। तो चलिए आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि होलसेल ट्रेडर जो होता है वो कौन कौन सी सर्विसेज देता है टू द प्रोड्यूसर। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि होलसेलर ट्रेडर इज़ अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। तो सबसे पहले वो किन को सर्विसेज दे रहा है, तो नेचुरली प्रोड्यूसर और रिटेलर को ही दे रहा है। तो वो क्या क्या सर्विसेज देता है तो वो पढ़ेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास 11 चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को पता है डिस्ट्रीब्यूशन चेन हम लोगों ने बनाई थी। डिस्ट्रीब्यूशन चेन में सबसे पहले कौन आता है, होलसेलर आता है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। तो डिस्ट्रीब्यूशन चेन में कौन आया, सबसे पहले होलसेलर। तो होलसेलर क्या है, ही इज़ अ लिंक बिटवीन, हम कहते हैं ना, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड लास्ट में कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुँचने के लिए देयर आर टू इंटरमीडियरीज। दो इंटरमीडियरीज हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। तो यही लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं होलसेलर के बारे में। होलसेलर अपनी सर्विसेज कैसे देता है और किसको देता है। तो वी नो दैट कि जो होलसेलर है वो एक तरफ प्रोड्यूसर से जुड़ा होता है और एक तरफ रिटेलर से जुड़ा होता है। इसका मतलब वो अपनी सर्विसेज प्रोड्यूसर को भी देता है और अपनी सर्विसेज रिटेलर को भी देता है। तो यहाँ पर सर्विसेज ऑफ होलसेलर टूवर्ड्स प्रोड्यूसर टूवर्ड्स रिटेलर। तो प्रोड्यूसर को क्या सर्विसेज दे रहा है और रिटेलर को क्या देता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर को क्या सर्विसेज वो दे रहा है। तो सबसे पहले एक बार इसको थोड़ा सा समझते हैं। प्रोड्यूसर एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, होलसेलर लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज कर रहा है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या करता है, वो एक फैसिलिटी दे रहा है, होलसेलर एक फैसिलिटी दे रहा है किसको, प्रोड्यूसर को, कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कीजिए। अब आप पूछेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करे, स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बेटा आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तो इकोनॉमिक्स में या फिर एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम जितने लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, हम जितने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमें इकोनॉमीज मिलती हैं या उतनी ही ज़्यादा हमें बचतें मिलती हैं। कैसे मिलती हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लो। सपोज़ दिस इज़ अ क्लासरूम। मैं एक यहाँ पर इस क्लासरूम का एक रूम है, इसका रेंट मैं दे रही हूँ 2000 रुपीज़। सपोज़ 2000 रुपीज़ इसका रेंट दे रही हूँ। तो ऐसे में एक बच्चा मुझसे पढ़ने आता है, ठीक है, और मैं एक बच्चे को पढ़ाती हूँ। तो मेरे इस जो रूम का रेंट है वो क्या है, 1000 रुपये, 2000 रुपीज़ पर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का खर्चा 2000 रुपये। अब यही मेरे पास यही कमरा है, सेम, दो बच्चे पढ़ने आ जाते हैं तो वो मुझे कितने का पड़ गया, 1000 रुपीज़ पर स्टूडेंट। चार बच्चे आ जाते हैं तो कमरा वही, रेंट वही, 500 रुपीज़ पर पे पड़ गया मुझे। मतलब कॉस्ट, एक बच्चे को जो मुझे पढ़ाने की कॉस्ट पड़ गई वो 500 रुपये पड़ गई। और यही अगर मेरे पास 10 बच्चे आ जाते हैं तो एक बच्चे को पढ़ाने की कॉस्ट मेरी सिर्फ 200 रुपीज़ पड़ गई। मतलब जितने ज़्यादा बच्चे बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही मेरी कॉस्ट कम होती जा रही है। या हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर इज अ स्टैपलर पिन। स्टैपलर पिन से हम 1-2 पेजेस को भी स्टैपल कर सकते हैं, हम 10 पेजेस को भी स्टैपल कर सकते हैं। तो मैं एक पेज को स्टैपल करती हूँ तो मान लो सपोज़ 50 पैसा पिन है खर्चा मेरा, तो मेरा 50 पैसा पड़ गया। 2 पेजेस पे 20-25 पैसा पड़ गया। अगर मैं 4 को करूँ, अगर मैं 10 पेजेस को स्टैपल कर लूँ
तो मेरा 0.25 पैसा खर्चा पड़ गया। एक सिंपल सी थिंग है, जितनी ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं, जितनी लार्ज स्केल पे एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, उतना ही उसको बचतें भी मिलती हैं, उतनी ही उसकी बचत भी होती है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी कम होती है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पाता है। इसी में फैक्ट्री का एक एग्जांपल लेके चलो, प्रोड्यूसर का, सपोज एक प्रोड्यूसर है, उसने एक फैक्ट्री ले रखी है, फैक्ट्री का किराया 20,000 रुपये दे रहा है वो। अब यहाँ पर वो 20 प्रोडक्ट बनाएगा, या वो 40 बनाए, या वो 100 प्रोडक्ट बनाए, तो वो कितने भी प्रोडक्ट बना सकता है। तो अगर वो 100 प्रोडक्ट्स बनाता है तो उसकी पर प्रोडक्ट की, पर यूनिट की कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी। तो अच्छा है कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, मतलब पूरी फैक्ट्री का यूज़ करे। तो हमें ये पता है कि जितने लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा बचतें मिलेंगी, इकोनॉमीज़ मिलेंगी। इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। लार्ज स्केल प्रोडक्शन से होने वाली बचतें, ठीक है। तो क्योंकि देयर इज़ अ होलसेलर, यहाँ पर होलसेलर है जो कि बल्क क्वांटिटी में ख़रीद रहा है, तो इसी वजह से प्रोड्यूसर को ये फैसिलिटी मिलती है कि वो एक बल्क में या बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को गेट कर पाए। अगर ये होलसेलर ना होता, रिटेलर इज़ द पर्सन, फिर तो प्रोड्यूसर को रिटेलर को बेचना पड़ता। रिटेलर इज़ द पर्सन, वो क्या करे, वो तो छोटी छोटी स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे में प्रोड्यूसर को भी स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करनी पड़ती, और क्योंकि उसका स्केल लो होता या स्मॉल स्केल पे काम कर रहा होता, ऐसे में उसको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी नहीं मिलती, उसको बचते भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं मिलता। क्योंकि होलसेलर है, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहा है, इसी वजह से प्रोड्यूसर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर पा रहा है। तो फर्स्ट इज फैसिलिटेट्स लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर का पढ़ रहे हैं कि प्रोड्यूसर को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, होलसेलर क्या सर्विसेज देता है। तो ही फैसिलिटेट्स लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, एंड बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन देयर आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल विच इज प्रोवाइडेड टू द प्रोड्यूसर, जो कि प्रोड्यूसर को दी जा रही हैं, मिल गई है, जिसकी वजह से वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पा रहा है। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि होलसेलर है। देन स्टोरेज, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई है कि होलसेलर इज़ द ओनली पर्सन, ये पूरे चेन में सिर्फ एक होलसेलर है जो गुड्स को स्टोर करके रखता है, क्योंकि ये बल्क में ख़रीदता है और स्टोर करके रख देता है। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन पे अपना ध्यान लगाएगा, उसको स्टोरेज की देखने की ज़रूरत नहीं है। रिटेलर क्या कर रहा है, छोटी क्वांटिटी में चीज़ें खरीदता है, तो ये भी स्टोर नहीं करता। तो यहाँ पर जो स्टोर करने का काम, चीज़ों को इकट्ठा रखने का काम, वो कौन कर रहा है, होलसेलर। अगर ये नहीं होता तो फिर चीज़ों को स्टोर करने का काम कौन करता है, क्योंकि रिटेलर तो स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है। अगर ये नहीं होता तो प्रोड्यूसर को ही स्टोरेज का काम संभालना पड़ता। तो प्रोडक्शन पे भी संभालो और स्टोरेज भी गुड्स को संभालो, मतलब वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। पर बिकॉज यहाँ पर होलसेलर है तो उसने स्टोरेज का काम किसने संभाल लिया, होलसेलर ने संभाल लिया, और प्रोड्यूसर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करता है ऑन द प्रोडक्शन, तो अपने प्रोडक्शन वर्क पे कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। देन नेक्स्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस। कई बार जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर को एडवांस में भी पैसे दे देता है फॉर द प्रोडक्ट्स ही इज़ प्रोड्यूसिंग। तो वो क्या करता है, एडवांस में पैसे देता है, तो एक तरह से प्रोड्यूसर को हेल्प हो जाती है पैसों की। और दूसरा, वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीद रहा है, तो ऐसे में जो पैसे हैं वो इमीडिएटली जैसे ही प्रोडक्शन होगा उसी टाइम ही प्रोड्यूसर जब बेच देगा होलसेलर को, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स जब बिकेगा तो फिर उसके पास पैसा भी पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है किसकी, प्रोड्यूसर की। देन फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन कॉन्टीन्यूटी। इसके अलावा वो ये भी एश्योर करता है कि प्रोडक्शन की जो कॉन्टीन्यूटी है बनी रहे। अगर मान लो होलसेलर नहीं होता तो फिर छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूसर को चीज़ें बनानी पड़ती। तो प्रोड्यूसर क्या करता, रिटेलर तो स्मॉल क्वांटिटी में डिमांड करता है, तो ये रुकता कि ठीक है पहले ये चीज़ें बिक जाएं स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसके बाद हम प्रोडक्शन करेंगे। फिर रुक जाता, फिर वो रिटेलर स्मॉल क्वांटिटीज़ में खरीदते, फिर रुक जाता,
फिर स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते फिर रुक जाता, मतलब उसके प्रोडक्शन क्या होता, कंटिन्यूटी नहीं रहती उसकी प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि उसको डिमांड के अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ता, गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर होलसेलर है, तो होलसेलर तो पूरी तरह से क्या करता है, चीज़ों को खरीद लेता है, अपने आप ही रिटेलर से डील करता रहता है। बट प्रोड्यूसर जैसे ही एकदम उसकी लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स बिक गई फिर से स्टार्ट हो जाता है, फिर लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स बिक गई फिर से स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो कंटिन्यू में रहता है क्योंकि उसकी चीज़ें बल्क में बिकती रहती हैं। और बल्क में कौन खरीद रहा है? होलसेलर ही खरीद रहा है। देन नेक्स्ट, हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन। नॉट ओनली दैट, होलसेलर मार्केटिंग फंक्शन में भी हेल्प करता है। सपोज वो किसी गुड का क्या है, किसी गुड का क्या है, होलसेलर है, किसी प्रोडक्ट का होलसेलर है, तो होलसेलर क्या करता है, अपने डिफरेंट सेल्समैन को या डिफरेंट लोगों को वो रिटेलर्स के पास भेजता है, ताकि हर रिटेलर के पास वो जाते हैं और वो उसको प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, शो करते हैं कि दिस इज़ द प्रोडक्ट और ऐसे प्राइस पे है, क्वालिटी ये है कि आप इसको रखिए। तो कहीं ना कहीं वो प्रोड्यूसर की हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट फ़ायदा किसका है? प्रोड्यूसर का है। अगर उसकी चीज़ें बिक रही हैं तो वो प्रोड्यूस करेगा, और ये बेचने में हेल्प कौन कर रहा है? ये होलसेलर ही कर रहा है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग टैक्टिक्स अपनाता है, टेक्निक्स अपनाता है, और फिर उस प्रोडक्ट को बेचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह से प्रोड्यूसर को इन सब चीज़ों पे अपने दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट इज बियर रिस्क। रिस्क तो पूरी तरह से कनेक्टेड है किससे? स्टोरेज से। तो ये पूरी तरह से कनेक्ट है। वी नो दैट कि जिस पर्सन के पास ज़्यादा प्रोडक्ट पड़े होंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट स्टोर करके रखे हैं, तो रिस्क उसी को है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। होलसेलर इज़ द पर्सन जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके बैठा है, क्योंकि उसने बहुत बड़ी क्वांटिटी में चीज़ों को स्टोर कर रखा है। ऐसे में अगर गुड्स को कोई लॉस हो जाता है नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, या फिर वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती है, फैशन से हट जाती हैं गुड्स, या किसी भी वजह से मार्केट में डिमांड चेंज हो जाती है, तो कस्टमर का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, तो उसमें एक लार्ज जो लॉस होता है, एक बड़ा लॉस होता है, वो कौन बेयर कर रहा है? वो होलसेलर ही बेयर कर रहा है। रिटेलर के पास तो थोड़ी क्वांटिटी में गुड्स हैं, उसको तो थोड़ा लॉस होगा। सबसे ज़्यादा लॉस कौन बेयर कर रहा है? यहाँ पे होलसेलर कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ों को स्टोर करके रखता है एक बड़ी मात्रा में। द नेक्स्ट इज एक्सपर्ट एडवाइस। इसके अलावा बिकॉज ही इज़ कनेक्टेड विद द रिटेलर, वो रिटेलर से कनेक्टेड है, तो रिटेलर से ही वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की कस्टमर आजकल क्या डिमांड कर रहा है, ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, क्या चीज़ें उसको कमी नज़र आ रही है प्रोडक्ट में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो होलसेलर किसको दे रहा है? प्रोड्यूसर को देता है। तो यहाँ पर वो प्रोड्यूसर को अपनी एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है कि आपकी प्रोडक्ट में ये कमियां हैं, या अब इस टाइम ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, आपको वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए। और वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन गेट कर रहा है? वो रिटेलर से इन्फॉर्मेशन गेट करता है। तो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस भी किसको दे रहा है? वो प्रोड्यूसर को दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर नहीं जुड़ा हुआ है कस्टमर से, तो वो किससे एडवाइस लेगा? तो होलसेलर से कनेक्टेड है, तो होलसेलर अपनी सारी एडवाइजेस किसको दे रहा है? प्रोड्यूसर को दे रहा है, राइट। तो ये सारी की सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? होलसेलर, राइट। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ईजी हैं, और फिर भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, मैं इमीडिएट उसका आंसर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, अगर मैं ये वीडियो लेके चलती आगे टूवर्ड्स रिटेलर्स को क्या क्या वो बेनिफिट देता है, क्या सर्विसेज देता है होलसेलर, तो ये एक बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, क्योंकि ये इसके भी 4 और 5 पॉइंट्स है जिसको समझाने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम यहाँ तक ही ये वीडियो करते हैं कि सर्विसेज ऑफ होलसेलर टूवर्ड्स प्रोड्यूसर, टू द प्रोड्यूसर क्या क्या सर्विसेज दे रहा है वो। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सर्विस ऑफ होलसेलर टूवर्ड्स रिटेलर्स को क्या क्या वो सर्विसेज देता है। तो अभी के लिए इतना ही करेंगे इस वीडियो में। यस, पसंद आया तो लाइक भी करना है, चीज़ें समझ में आई तो सब्सक्राइब भी करना है नेक्स्ट वीडियोस के लिए, राइट। और शेयर भी कर सकते हैं, बट लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।